हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड मैथमेटिक्स, जिसमें दोनों ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट यूट्यूब पर करवा रहा हूँ। जिसमें जो कॉमन टॉपिक है स्टूडेंट वो तो मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, जो सेपरेट टॉपिक है उनको मैं अलग अलग, फर्स्ट ग्रेड के जो सेपरेट टॉपिक है उनको अलग पढ़ेंगे और सेकंड ग्रेड के जो सेपरेट टॉपिक है उनको भी मैं आप लोगों को अलग पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है मीन वैल्यू थ्योरम में, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट ये। और आपने 11th-12th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, भूल गए हो, जो भी कारण रहा हो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है इसको देखने के बाद आपको इन दोनों थ्योरम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनको करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा जो प्रयास है आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाने की मेरी इच्छा है स्टूडेंट। यहाँ पर उसी पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट अगर मान लो आप लोगों के पास अगर पेड कोर्स भी है ना तो आप कंपेयर करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पेड कोर्स आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड के पास अगर है तो स्टूडेंट उनसे कंपेयर करवा लीजिएगा। कंटेंट के मामले में भी अपना ज्यादा ही है स्टूडेंट, और मेरा जो एफर्ट है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाने का प्रयास किया स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों अभी तो देख रहे हो मैं एसआर सैनी से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन वाला जो कंटेंट बनाने वाला हूँ स्टूडेंट आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट वे में हमने यहाँ पर एक काम किया है। स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें हो सकता है कि मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद आपको उस दिन और भी समय मिलता होगा, तो स्टूडेंट आप लोग उस टाइम को वेस्ट क्यों करते हो? आप लोगों को जीके भी तो पढ़ना है, आप लोगों को साइकोलॉजी भी तो पढ़नी है, उसको भी पूरा समय दीजिए। क्योंकि ये वाला पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मारे कहाँ जाते हैं? जीके वाले पार्ट में तो मारे जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये जीके तो हम नहीं कर पाएंगे, वो मैथ्स के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैथ्स के पीछे रहो, बहुत अच्छी बात है, मैथ्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स के दम पे ही सिलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर जीके वाला पार्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो अच्छी बात है ना, अपने लिए और श्योरिटी हो जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ आप लोग मुझे फॉलो करते जाएं, और मैं कंप्लीट कंटेंट आप लोगों का यहाँ पर यूट्यूब पर ही करवाने वाला हूँ। इसके लिए आप लोगों को कोई पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ग्रेजुएशन में भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये 1 वेरिएबल के लिए है। ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट होता है उसमें 2 वेरिएबल के लिए भी हम थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन अपने सिलेबस में ये है फिलहाल। जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है स्टूडेंट उसमें ये दोनों है, इनको हम पढ़ लेते हैं। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं पहले इस थ्योरम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। किसी फंक्शन पर क्लोज इंटरवल ए बी पर रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी? कोई भी फंक्शन गिवन होगा हमें, कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, उसके साथ साथ हमें एक क्लोज इंटरवल गिवन होगा और पूछेगा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, लैग्रांज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो उसकी 3 कंडीशन है। रोल थ्योरम की 3 कंडीशन है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की 2 कंडीशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर रोल्स थ्योरम से हमने क्या फाइंड किया है ये भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन होगा वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। देन अगर ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो जाती है देन आगे बढ़ेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट एफ एक्स ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ध्यान रखो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन अगर ये भी कंडीशन होल्ड हो जाती है तो फिर थर्ड कंडीशन पर चलेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यानी जो इंटरवल गिवन है उसके ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं वो दोनों ही क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती है देन यहाँ पर कहा जा सकता है कि रोल थ्योरम जो है स्टूडेंट एप्लीकेबल है। और अगर रोल थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सी पॉइंट जरूर मिलेगा, और ये सी पॉइंट क्या लफड़ा है जो मैं आपको बता देता हूँ। रोल थ्योरम में सी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है पहले मैं बता देता हूँ कि सी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। एफ डे सी इक्वल्स टू 0 से सी पॉइंट फाइंड करेंगे, और सी कहां पर मिलेगा? हमें ओपन इंटरवल ए बी के बीच में मिलेगा। वास्तव में रोल थ्योरम से हम क्या काम कर रहे होते हैं मैं आप लोगों को इन दोनों डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये तो अपने ग्राफ हो गया और ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट मान लो ये पॉइंट है हमारे, ये तो हो गया इंटरवल का ए पॉइंट और ये हो गया हमारे इंटरवल का बी पॉइंट। ये ए है और ये दूसरा वाला हो जाएगा हमारे बी। ए और बी हो गए। क्लियर?
तो स्टूडेंट यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मैं रोल थ्योरम चेक कर रहा हूं। तो रोल थ्योरम से हम क्या चेक करते हैं कि वास्तव में इसका मीन क्या निकलता है, मैं सीधा सा बता देता हूं। ए से बी के बीच में जो ग्राफ है ना, उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है स्टूडेंट एक्स एक्स के समानांतर हो। रोल थ्योरम से अगर आपको कोई पूछ ही ले कि रोल थ्योरम से आपने क्या फाइंड किया है, तो स्टूडेंट रोल थ्योरम से हमने क्या फाइंड किया है, एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं जिस पर खींची गई टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर। तो स्टूडेंट इसके लिए पहली कंडीशन ये होती है कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। देन सेकंड कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स जो स्टूडेंट क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मीन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कि उस ए से लेकर बी तक के बीच में जो ग्राफ दे रखा ना, उसके प्रत्येक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके। क्लियर, ये डिफरेंशिएबिलिटी का मीन होता है। देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए हमारे एफ ऑफ बी। ये एफ ऑफ ए है और ये क्या है स्टूडेंट हमारे एफ ऑफ बी। ये ए है और ये क्या है बी, यानी ये हाइट और ये हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होती है देन स्टूडेंट यहाँ पर मस्ट बी एक पॉइंट हमें सी जरूर मिलेगा जो जिस पर खींची गई टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर। तो ये रोल थ्योरम का मीन होता है। ऐसे अगर मान लो ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, इसमें भी अगर मैं आपको बात करूं तो ये पॉइंट हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसके समानांतर होती है, हमारे एक्स एक्स के समांतर होती है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करता हूं लैग्रांज थ्योरम की भी। क्लियर। फिर मैं इसके बाद में ये ट्रिक वाले जो पॉइंट है इन पर आऊंगा। लैग्रांज थ्योरम क्या स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन क्लोज इंटरवल, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है, किसी भी फंक्शन पर क्लोज इंटरवल, किसी फंक्शन पर क्लोज इंटरवल ए बी में थ्योरम कब लागू होगी, यदि एफ एक्स जो है स्टूडेंट क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, संतत हो। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या स्टूडेंट, एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ये कंडीशन भी सेम है। क्लियर। तो फिर चेंज क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पर चेंज ये है कि इसमें एफ ऑफ ए का एफ ऑफ बी के बराबर होना जरूरी है, जबकि इसमें एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर तब लैग्रांज, अगर ये दोनों पॉइंट लागू हो जाते हैं तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि लैग्रांज थ्योरम यहाँ पर लागू होती है। और लैग्रांज थ्योरम अगर लागू होती है तो अगेन मुझे सी पॉइंट इस ओपन इंटरवल में मिलेगा। और वो सी पॉइंट जो है कैसे निकालते हैं, एफ डे सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से जो सी पॉइंट निकालते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या वो वही पॉइंट है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, नहीं। तो फिर कौन सा पॉइंट है, तो देखो इस डायग्राम में स्टूडेंट यहाँ पर तो है हमारे ए पॉइंट, मान लो ये तो है हमारे ए पॉइंट और इस जगह है हमारे बी पॉइंट। क्लियर। तो ये तो हो जाएगी हमारे ए हाइट। क्लियर। और ये हो जाएगी हमारे बी पर हाइट, यानी एफ ऑफ बी तो ये है और इधर क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ ए है। देखो ना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है क्या, नहीं है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो सी पॉइंट निकालेंगे ना, वो सी पॉइंट क्या होता है जिसको समझने का प्रयास करना। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, ए और बी पॉइंट को, अगर मैं ए बी पॉइंट को मिलाता हूं तो यही तो आएगा। क्लियर। ये जो ए और ये जो बी पॉइंट है अगर मैं इनको मिला देता हूं तो स्टूडेंट यहां पर एक ए बी सीधी रेखा ही। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या निकालते हैं, एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हमें लगभग इस जगह मिलेगा, ये सी पॉइंट यहाँ पर होता है। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ये चेंज होता है। क्लियर। हालांकि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि हमें डायग्राम तो किसी में भी नहीं बनाना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हमसे डायग्राम देके ही पूछ लेता है कि इस डायग्राम के बारे में आप लोग बताओ कि ये लैग्रांज का है या फिर रोल्स का है। क्लियर। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कह रहा हूँ क्योंकि हमने अभी रिसेंटली क्या पढ़ा है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है ना। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है।
हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है यहाँ पर और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये तो समस्या हो गई, क्योंकि कंटिन्यूटी अपने आप में एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसका मतलब तो रोल थ्योरम की और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की जांच करने के लिए हमें एक एक क्वेश्चन ये भी करना पड़ेगा क्या? तो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक जो है वो समझा दी है। अभी मैं समझाने वाला हूँ, ट्रिक लिख दी है मैंने दोनों की, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी आप लोगों को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। क्लियर, कोई भी इंटरवल दे रखा हो और उसमें कंटिन्यूटी की जांच कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ फंक्शन तो ऑलवेज ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, जिसमें पोलिनोमियल बहुपद फलन हमेशा ही क्या होता है, संतत होता है। बहुपद फलन का मतलब होता है एक्स की धनात्मक घातें। बहुपद फलन का मतलब क्या होता है, एक्स की धनात्मक घातों वाला जो अपने पद दे रखा है उसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी अगर बहुपदीय फलन दिख जाए तो उसको हमेशा ही क्या कहा जाता है, संतत कहा जाता है। उसके लिए जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मापांक फलन भी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, संतत होता है, क्योंकि मापांक फलन भी कहीं से ब्रेक नहीं होता है। देन साइन एक्स और कोस एक्स जो है ना स्टूडेंट, ऐसे स्पाइरल में घूमते रहते हैं, वो भी हमेशा ही क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्लियर, केवल साइन और कोस की बात कर रहा हूं मैं, टेन कोड सेक कोसेक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनके रिजल्ट तो इन्फिनिटी भी आते हैं। तो मैंने यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों में केवल दो को ही लिया है, साइन एक्स और कोस एक्स। एक ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल भी हमेशा संतत होता है, और लॉग एक्स भी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, हमारे संतत होता है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये अगर फलन आपको दिख जाए ना, तो फिर तो डायरेक्ट लिख देना कि संतत तक ये फलन हमेशा ही क्या होते हैं, संतत, और पहले पॉइंट से फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लो इनमें से नहीं हो, तो क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे फलन जो है इनमें से हो, दूर बाहर का भी तो हो सकता है। तो स्टूडेंट ऐसे फलनों का क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि फंक्शन इनमें से ना हो तो क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल में से कोई ऐसा मान रखेंगे, क्लोज इंटरवल में से कोई ऐसा मान रखेंगे जो फलन को अनंत या फिर अनिर्धार्य बना दे। अगर अनंत या अनिर्धार्य बन जाता है तो असंतत होगा, अन्यथा संतत होगा। ये वाली लाइन आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं समझने का प्रयास करो, सुनते रहो। क्लियर, बस आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। कंसंट्रेशन अगर आपका पूरा इधर रहता है तो स्टूडेंट यहाँ पर चीजें जो है धीरे धीरे इजी हो जाएगी। क्लियर, तो स्टूडेंट आप अपना पूरा ध्यान जो है बोर्ड पर बनाए रखें, चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी की जांच कैसे करेंगे। भाई कंटिन्यूटी की जांच तो होगी, डिफरेंशियबिलिटी की जांच कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलनीयता की जांच किस में कर रहे हैं, ओपन इंटरवल में। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि दिए गए फलन का सीधा ही अवकलन कर देना, दिए गए फलन का सीधा ही अवकलन कर देना, और उसके बाद में खुले अंतराल में से ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे जो उस एफ डैश को अनंत बना सके। अगर अनंत बन जाता है तब तो नॉट डिफरेंशियबल होगा, और अगर अनंत नहीं बनता है तो डिफरेंशियबल होगा। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों को। मुझे विश्वास है कि पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है आपको बहुत इजी लगने वाला है। बस आप लोग इनको लिखा करो, जो भी मैं लिखा रहा हूँ स्टूडेंट उनको लिख लिया करो, क्योंकि नोट्स मेंटेन करना तो जरूरी है ना। जब हम रिवीजन करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास रजिस्टर होंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से रिवाइज की जा सकती है। अगर नहीं होगा, लिखा हुआ कंटेंट अपने पास नहीं होगा, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये तो अपने पास अवेलेबल है ही वीडियो तो, लेकिन मेरा तो ये मानना है स्टूडेंट अपने पास रजिस्टर भी होने चाहिए। क्लियर, अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं इधर एग्जाम्पल ले रहा हूँ रोल्स के, इधर ले रहा हूँ लैग्रांज के। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप लोग देखो कि करना क्या है, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और x बिलोंग्स टू 1 से 2। क्लियर, सबसे पहले मैं संततता की जांच कर रहा हूं। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ, संततता की जांच करनी है आपको कंटिन्यूटी की। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि गिवन जो फंक्शन है ना x माइनस वन, संततता की जांच करने के लिए इसमें देख लो, पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट पर देख लो। अगर इनमें से है तब तो डायरेक्टली लिखो और आगे बढ़ो। तो स्टूडेंट क्या ये फलन बहुपदी है? बिल्कुल ये फलन जो है बहुपदी है, और बहुपदीय फलन के लिए तो फिर हमेशा ही आंसर जो है स्टूडेंट संतत ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, एफ एक्स बहुपदीय है,
बहुपदी है जो संतत होगा। अभी तो मैं लिखा रहा हूं, लेकिन अगर मान लो, सोचो कि अगर मान लो ये चीजें आपको याद है तो बस फर्स्ट स्टेप दिमाग में क्लिक हुई, हाँ संतत है। सेकंड स्टेप अवकलनीय है, ये आगे बढ़ गए, हो गया ना काम, देखो क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं अवकलनीयता की बात करता हूं। अवकलनीयता, तो स्टूडेंट ये अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं? ये जो हमें फलन दे रखा ना, इसका डेरिवेटिव ले लो, एफ डेस एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 आ गया। एक बात बताओ, इस अंतराल में से कोई ऐसा मान इसमें रखो जिससे कि अनंत बन जाए, बनेगा ही नहीं, क्योंकि आउटपुट तो कांस्टेंट आएगा हमेशा ही। तो स्टूडेंट अनंत बनाना संभव नहीं है। और अगर अनंत बनाना संभव नहीं है, एफ डेस एक्स को अनंत या अपरिभाषित बना दे, यदि बन जाता है तो ठीक, और अगर मान लो नहीं बनता है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशियबल कहेंगे। तो यहाँ बन रहा है क्या? ना नहीं बन रहा है, तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या होगा? फिर डिफरेंशियबल होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 1 ओपन इंटरवल 1 2 में डिफाइन है, ऐसे लिखा जाता है, डिफाइन है, अतः डिफरेंशियबल है। अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियबल। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, ये होगी इसकी सेकंड कंडीशन, और अब मैं ले लेता हूँ इसकी थर्ड कंडीशन। एफ ऑफ 1, इस पर वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगा स्टूडेंट 1 - 1 0, और अगर मैं एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगा 2 - 1, ये क्या आ जाएगा? 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस जगह आकर मामला फेल हो जाएगा। तो रोल थ्योरम जो है स्टूडेंट वो एप्लीकेबल नहीं होगी। रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कंडीशन हमने बता दी आपको कि थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती ना, तो सी की निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सी निकालने लग गए ना तो निकल भी जाएगा। कई फंक्शन में ऐसे होता है थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन सी निकालने लग जाते हो। अरे भाई सी तो निकलेगा, वो तो पॉइंट है तो आ जाएगा, वो तो समीकरण को सरल करने से बिंदु तो आता ही है वैसे। तो हमें सी पॉइंट तब तक नहीं निकालना जब तक कि थ्योरम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें मैं केवल टिक लगाऊंगा कि आप लोग इसको देखो कि यहाँ पर जो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में x - 1 और इंटरवल दे रखा है 0 से 2। क्लियर? अब स्टूडेंट धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में बढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझते जाना चाहिए। अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ तो संततता की अगर मैं बात करूँ तो संतत है या नहीं है, तो अभी तक इस फलन को आइडेंटिफाई नहीं किया हमने। आइडेंटिफाई करो, क्या ये बहुपदी है? तो कुछ स्टूडेंट तो कह रहे हैं हाँ एक्स टाइप का दिख तो रहा है इसलिए बहुपदी है। ऐसा नहीं है। बहुपदीय फलन वही होता है जिसमें x जो है स्टूडेंट ऊपर हो, या फिर यूं कहो कि x की पावर पॉजिटिव हो। यहाँ तो x नीचे है, यानी x की धनात्मक घातें कहाँ है? तो स्टूडेंट ये तो बहुपदीय नहीं है। तो फिर बहुपदीय नहीं है तो फिर ये मापांक है क्या? नहीं है। साइन कोस में से है क्या? नहीं है। इनमें से है क्या? नहीं है। तो इनमें से तो नहीं है। फिर तो स्टूडेंट फिर क्या करें? तो फिर नोट लिखा रखा मैंने। नोट क्या कहता है? यदि फंक्शन इनमें से नहीं हो तो, अगर मान लो दिया गया फलन जो है स्टूडेंट इन पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में से नहीं हो, तो क्या करना आपको? उस फलन में, ये जो फलन आपको दिखाई दे रहा है, उस फलन में इस बंद अंतराल में से ऐसा कोई मान रखना है जो इसको अनंत बना दे। अगर बन जाता है तब तो फिर असंतत कह देंगे। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, ये अनंत कब बनेगा? जब अपॉन में 0 आएगा। अपॉन में 0 कब आ सकता है? x इक्वल्स टू 1 पर। क्लियर? तो स्टूडेंट 8 x इक्वल्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। क्लियर? x इक्वल्स टू 1 पर ये एफ एक्स का मान क्या आ रहा है? अनंत आ रहा है। अब एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर ये अनंत बन रहा है, x बराबर 1 पर अनंत बन रहा है, x बराबर 1 इसमें है क्या? अगर इसमें है तब तो मामला गड़बड़ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे एंड x इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर अनंत बनाने वाला बिंदु इस अंतराल में मिल गया। इसका मतलब ये फलन क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतः x इक्वल्स टू 1 पर असंतत होगा, और अगर असंतत होगा तो थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? असंतत होगा और थ्योरम जो स्टूडेंट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर देखो, थर्ड वाला, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1 अपॉन में x - 1 और x बिलोंग्स टू दे रखा है 1 से 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पर
फलन संतत है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1/x-1 है ना, तो ये बहुपदीय तो है नहीं। अब ये अनंत कब बन रहा है? x बराबर 1 पर बन रहा है। क्या x बराबर 1 जो है इसे क्लोज इंटरवल में है क्या? क्योंकि संततता की जांच हमेशा क्लोज इंटरवल में की जाती है, तो बिल्कुल x बराबर 1 जो है स्टूडेंट यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल में। तो अगर क्लोज इंटरवल में है, इसका मतलब अनंत बनाने वाला बिंदु उस अंतराल में है ना, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ये असंतत होगा। क्लियर? तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू 1 to 2, अतः असंतत होगा, असंतत होगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और बढ़ा देता हूं, जिसमें 1 2 हो गया, 0 2 हो गया, 1 2 हो गया। अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये अंतराल जो है 2 से 3 है, अंतराल क्या है? 2 से 3 है। तो 2 से 3 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, fx इक्वल टू 1/x- बहुपदीय तो नहीं है ना? तो बहुपदीय अगर नहीं है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इसको अनंत बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये x बराबर 1 पर अनंत बन जाएगा, लेकिन x बराबर 1 इसमें तो नहीं है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 1 पर अनंत तो बन जाएगा, लेकिन x बराबर 1 बिंदु इस अंतराल में कहाँ मिला आपको? तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर इसको संतत ही कहोगे। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट जिस पर अनंत बना है वो पॉइंट उसमें मिलना भी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अब ले रहा हूँ फोर्थ से। ये तो हो गए 3 क्वेश्चन, अब मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी का। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो fx हमें दे रखा है √x। क्लियर? फोर्थ जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, fx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? √x दे रखी है, और x बिलोंग्स टू दे रखा है 0 से 2। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले अगर संततता की बात करें तो क्या दिया गया फलन संतत होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन की क्या खास बात होती है? x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये x की पॉजिटिव पावर नहीं, क्या 1/2 भी क्या है? पॉजिटिव पावर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? fx इक्वल्स टू √x, बहुपद है, बहुपद है, अतः क्या होगा? ये संतत होगा। बस इतनी सी बात। और अब आ जाता हूं मैं अवकलनीयता पर। तो स्टूडेंट अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है? दिए गए फलन का क्या करना पड़ता है? अवकलन। सिंपल सी बात है, अवकलन कर दो तो 1 क्या बन जाएगा? 2 √x बन जाएगा। दिए गए फलन का, दिए गए फंक्शन का सीधे ही डिफरेंशिएशन करो, देन जो f डैश x आता है उसमें ओपन इंटरवल से ऐसी कोई वैल्यू रखो जो उस f डैश x को अनंत बना दे। f डैश x आ गया। अब आप लोग तो ये सोचो कि f डैश x अनंत कब बनेगा? तो स्टूडेंट f डैश x अनंत बन जाएगा x बराबर 0 पर। कहां पर बन जाएगा? x बराबर 0 पर। सिंस 8x इक्वल्स टू 0, f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पर थोड़ा रुक के, अनंत बनने से काम नहीं चलता है, अनंत बनाने वाला बिंदु उस अंतराल में भी होना चाहिए। अंतराल क्या है? 0 से 2। क्या ये 0 जो है स्टूडेंट इस 0 से 2 में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि अवकलनीयता की जांच तो ओपन इंटरवल में की जाती है। तो स्टूडेंट यहां पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2। तो स्टूडेंट यहां पर एक बात बताऊं, अनंत बन तो गया, लेकिन अनंत बनाने वाला बिंदु इसमें अंतराल में तो नहीं है ना। इसका मतलब फिर हमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो स्टूडेंट इस फलन को हम क्या कहेंगे? फिर अवकल्य कहेंगे। अतः 0 2 में अवकलनीय है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये अवकलनीय हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b की। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। a का मान कितना है? 0। और अगर मैं 0 पर मान निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? f0 इक्वल्स टू 0। और f2 अगर मैं निकालता हूं तो स्टूडेंट ये भी क्या आ जाएगा? √2 नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 2, तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगी। क्लियर? अभी मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जिनमें रिजेक्शन है, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट यहाँ पर आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें थ्योरम एप्लीकेबल होगी, बाकायदा हमारे सी की वैल्यू भी आएगी। लेकिन हम रिजेक्ट करना भी तो सीखें कि यहाँ रिजेक्ट कब होता है।
अगर हमारे आंसर हमेशा यस में होता है तो हमें पता ही नहीं चला कि मामला गड़बड़ कब होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन यही समझा देता हूँ इसी में। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स और ये क्या आ गया 1 से 2, बहुपद है इसलिए संतत होगा, अवकलनीय होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट 0 x बराबर 0 पर एफ डेस एक्स अनंत बनता है, लेकिन 0 जो है इस अंतराल में मिलेगा क्या? अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहले तो बाउंड्री पर भी तो था, अब तो बाउंड्री पर भी नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-2, अतः 1-2 में अवकलनीय है और 1-2 पर अगेन वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं 6th क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो 6th जो क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा सवाल है। देखो 6th वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं संततता की जांच कर लेता हूं। संततता की जांच करनी है स्टूडेंट, और अंतराल क्या दे रखा है? अंतराल दे ही नहीं रखा है। तो स्टूडेंट अंतराल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्टार्टिंग कहां से है? 0 से। एंडिंग कहां पर है? 2 पर है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर 0 से 2 के बीच में अपना अंतराल रहेगा। तो अंतराल नहीं दे रखा हो तो देख लिया करो कि ये कंडीशन जो है ना, यही अंतराल बनेगी, स्टार्टिंग से एंडिंग का पॉइंट। अब स्टूडेंट कैसे जांच करोगे? तो स्टूडेंट 0 और 2, 0 इसमें रखोगे तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, बस इतनी सी बात। 2 इसमें रखोगे फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यानी 0 पर भी परिभाषित है और 2 पर भी परिभाषित है। संततता की जांच कैसे कर रहे हैं? देखो 1 की अवेलेबिलिटी दोनों जगह ना, 1 इसमें भी रखो और 1 इसमें भी रखो, अगर दोनों से रिजल्ट बराबर आते हैं 2 और 2, इसका मतलब 1 पर पूरी तरीके से संतत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये फलन पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स एक संतत फलन है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं अवकलनीयता की। अवकलनीयता, अगर हम अवकलनीयता की बात करें तो अवकलनीयता की जांच कैसे करोगे? तो स्टूडेंट अवकलनीयता की जांच का तरीका वो का वही रखो जो मैंने आप लोगों को ट्रिक में सिखा रखा है, दिए गए फलन का अवकलन कर दो बस। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं दिए गए फलन का अवकलन करता हूँ तो ये एफ डेस एक्स क्या बन जाएगा? देखो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2x और ये आ जाएगा -1। 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी है, 1 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी है। तो 1 पर LHD का मान तो आ रहा है 2 और 1 पर RHD का मान क्या आएगा? -1। तो दोनों डिफरेंट आ गए, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 8x इक्वल्स टू 1, LHD का मान तो आ जाएगा 2 और RHD कितना आ जाएगा हमारे? -1। तो LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन अवकलनीय नहीं है, तो थ्योरम जो है स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये इतने सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं जिसमें थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रही। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, अभी मैं आप लोगों के सामने ऐसे 8-10 क्वेश्चन और लूंगा जिसमें थ्योरम एप्लीकेबल है और बाकायदा अपने सी की वैल्यू आ रही होगी। फिलहाल मैं यहाँ पर लेंगराज मीन वैल्यू थ्योरम के भी कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट। लेंगराज मीन वैल्यू थ्योरम की जांच करनी है तो स्टूडेंट तरीका वो का वही रहेगा। सबसे पहले देखो कि मुझे संततता की जांच करनी है, तो संततता की जांच करनी है तो दिए गए फलन के बारे में देखो, क्या ये बहुपदीय है क्या? तो नहीं है। तो बहुपदीय नहीं है तो ऐसे फलनों के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट? यहाँ पर एफ एक्स जो है स्टूडेंट ये दे रखा है 1/4x-1, ये फलन दे रखा है। अगर मैं इस फलन की बात करूं तो स्टूडेंट ये बहुपदीय तो है नहीं। अब बहुपदीय नहीं है तो फिर क्या करते हैं? ऐसे फलनों की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? बंद अंतराल में से ऐसा कोई मान रखते हैं, बंद अंतराल में से इसमें कोई ऐसा मान रखेंगे जो इस फलन को क्या बना दे? अनंत बना दे। अगर अनंत बन जाता है तो असंतत है, और अगर मान लो अनंत नहीं बनता है तो असंतत है, या फिर यूं भी कह सकते हो कि अनंत बनाने वाला बिंदु इसमें नहीं है तो भी संतत है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू 1/4x-1। भाई अनंत कब बनेगा? जब नीचे 0 आएगा। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू 1/4 रखते हो ना, 1/4, तब ये क्या बनेगा? अनंत बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 8x इक्वल्स टू 1/4, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, 1/4 पर एफ एक्स का मान क्या है? अनंत है।
अब अगर मान लो इस पॉइंट पर अनंत तो आ गया, लेकिन ये देखो कि 1/4 जो है स्टूडेंट इसमें है क्या, तो नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर दिक्कत ही क्या है, इसको हम संतत कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट x इक्वल्स टू 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। अतः फलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे फलन हो जाएगा हमारे संतत। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर संतत हो गया तो फिर यहां पर आगे बढ़ेंगे, हम अवकलनीयता की जांच करेंगे। अवकलनीयता, तो स्टूडेंट यहां पर अवकलनीयता की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो का वही फलन का जो है अवकलन कर दो। तो अगर मैं एफ डेस एक्स निकालता हूं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वो का वही कि एफ डेस एक्स को अनंत बनाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट ये वापस उसी पॉइंट पर बन रहा है, 8x इक्वल्स टू 1/4 एफ डेस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/4 पर एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, अनंत आ रही है। अब बताओ 1/4 जो है स्टूडेंट इस ओपन इंटरवल में है क्या, तो क्लोज में ही नहीं है, तो बिल्कुल ही बाहरी बिंदु है। तो स्टूडेंट यहां पर हम लिखेंगे बट x इक्वल्स टू 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल, नॉट क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 to 4। क्लियर। सो यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ एक्स डिफरेंशियबल। क्लियर। अब स्टूडेंट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की तो दो ही कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती है तो डेफिनेटली आपको सी पॉइंट मिलेगा, सी पॉइंट इसे ओपन इंटरवल में मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, रोल्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लागू है। अतः क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर एफ डेस सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। एफ डेस सी, तो एफ डेस एक्स हमने निकाल रखा ना, इसमें एक्स की जगह सी रख दो, 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ 4 एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, तो एफ 4 क्या आ जाएगा, 1/15, ये आ जाएगा 1/15। एफ 1 क्या आ जाएगा, 1/3, और अब बटेवा में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो 15 एलसीएम ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस 5 अपॉन में 3। तो स्टूडेंट -4 अपॉन में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में माइनस का 4 अपॉन में 45, -4 से ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 45। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3√5, 45 का वर्गमूल। तो स्टूडेंट 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 3√5 अपॉन 4 एंड 1 प्लस 3√5, एक माइनस, प्लस वाली वैल्यू अलग लिख दी मैंने और माइनस वाली वैल्यू अलग लिख दी। अब स्टूडेंट यहाँ पर बताओ कि दोनों ही आंसर सही है या फिर एक आंसर सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों में से किसको एक्सेप्ट करना है। तो जो पॉइंट हम ढूंढते हैं वो हमेशा ही इस ओपन इंटरवल के बीच में होना चाहिए। क्लियर। बीचों बीच नहीं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो स्टूडेंट √5 की वैल्यू 2.1 है अप्रोक्स मान लो, 2.1 माइनस 3, 2.1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में 6.3। तो 1 माइनस 6.3 माइनस का 5.3, तो नेगेटिव नंबर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव नंबर तो आएगा। क्या आपका इंटरवल नेगेटिव किसी भी नंबर को शामिल करेगा क्या, नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये जो नंबर आया है वो डज नॉट बिलोंग्स टू 1 to 4 होगा। क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट ये 6.3 प्लस 1 7.3, 7.3 को जब 4 से डिवाइड कराओगे ना तो 1.9 के अप्रोक्स कोई वैल्यू आएगी, डेफिनेटली 1.9 के अप्रोक्स इसमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये सी अपना इस 1 to 4 में हो जाएगा और ये अपना आंसर है। तो इसको हमें सी में लिखना है, बाकी को हमें रिजेक्ट कर देना है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, फटाफट देखो। सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट,
इसमें हमें एफ एक्स जो दे रखा ना, x प्लस 1/x और x बिलोंग्स टू दे रखा है 1 2 3। सबसे पहले संततता की जांच करेंगे। अब अगर मैं संततता की बात करूं तो स्टूडेंट क्या ये फलन जो है बहुपदी है? तो आधा बहुपदी है और आधे के बारे में बहुपद नहीं है, क्योंकि x तो बहुपद है क्योंकि इसकी घात धनात्मक है, लेकिन 1/x की घात धनात्मक का है तो अपोन में चला गया। तो स्टूडेंट ये तो हमेशा संतत है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके बारे में कैसे सोचते हैं, ये नोट लिखा रखा मैंने। ऐसे फलन जो इन पॉइंट में से नहीं हो उनकी जांच इस नोट के आधार पर करें। और नोट क्या कहता है, जो फलन डायरेक्ट संतत नहीं हो उसको हम अनंत बनाने के बारे में विचार करेंगे। ये अनंत कब बनेगा? x बराबर 0 पर। क्या x बराबर 0 इसमें है? नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? संतत कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा स्टूडेंट? सिंस 8x इक्वल्स टू 0 fx इक्वल्स टू इंफिनिटी बट x इक्वल्स टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3। सो fx जो है स्टूडेंट वो क्या होगा? हमारे संतत है। अब मैं बात करता हूं अवकलनीयता की। अगर मैं अवकलनीयता की बात करूं तो स्टूडेंट यहां पर fx जो दे रखा है इसका डेरिवेटिव ले लो। तो f डैश x क्या आ जाएगा स्टूडेंट? x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये बताओ कि f डैश x निकालने के बाद वापस इसको अनंत बनाने के बारे में विचार करते हैं। तो स्टूडेंट ये कब बनेगा? 8x इक्वल्स टू 0 f डैश x इक्वल्स टू क्या बनेगा? इंफिनिटी बनेगा। बट x इक्वल्स टू 0 अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। भाई ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये फलन क्या होगा? हमारे अवकलनीय नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी अवकलनीय होगा। अतः अंतराल 1 3 में परिभाषित है, परिभाषित होगा। और परिभाषित होगा इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। क्लियर? अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती है तो फिर अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती है तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लागू होगी, और लागू होगी तो फिर इस पॉइंट से हम c का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो f डैश c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। कई बार इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं, इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं, इधर का ध्यान नहीं रखते हैं, और गड़बड़ क्या होती है कि वो पॉइंट भी जानबूझ के ऐसा आता है जो इस इंटरवल में हमें दिख जाता है, तो हम उसमें गड़बड़ कर बैठते हैं, और आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा इस टाइप का। तो स्टूडेंट एफ डैश सी का मान रखो ना, यहाँ पर गलती क्यों कर रहे हो? एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। एफ थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 3 प्लस 1/3 माइनस एफ 1 प्लस 1/1 अपॉन में क्या आ जाएगा? हमारे 2 आ जाएगा। क्लियर? तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 प्लस 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। ऊपर तो है 4/3 अपॉन में 2 है, तो 4/3 अपॉन 2 2/3 तो रह जाएगा। तो स्टूडेंट 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो प्लस √3 इसमें है कि माइनस √3 है? माइनस तो है ही नहीं इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? c इक्वल्स टू √3 बिलोंग्स टू 1 2 3। तो थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। थ्योरम का प्रूव और एप्लीकेबल होना, एप्लीकेबल तो यही हो जाती है और प्रूफ तभी होती है जब यहाँ पर c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैं 101% विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर आज का लेक्चर आप पूरा देखते हैं, सभी क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करते हैं, जो बातें मैं बीच बीच में बता रहा हूं अगर उनको बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, पूरा फोकस अगर आपका बोर्ड पर होगा ना तो आप ध्यान से सुन ही रहे होंगे। और अगर मान लो आप लोगों के मन में जल्दबाजी रहती है, उधर आवाज लगा रहे हैं, पास में आवाज लगा रहे हैं, उधर भी ध्यान रहता है, उधर भी ध्यान रहता है, तो 101% आप लोग मान के चलो कि आप लोगों की कंफ्यूजन बने ही रहेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो स्टूडेंट और दूर होता जाएगा। पढ़ने का एक तरीका होता है, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ और न तो कोई डिस्टरबेंस होता है इधर, और अपना जो फोकस है स्टूडेंट वो हमेशा बोर्ड पर रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए स्टूडेंट ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ऑफलाइन क्लास में तो हम उस माहौल में बैठ जाते हैं और अपना
टीचर को फेस करते हैं ना तो अपना ध्यान जो है स्टूडेंट वहीं रहता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है। स्टूडेंट पूरा फोकस रखेगा ना तब जाके बात बनेगी, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं, हम देख लेते हैं, हाँ देख लेंगे, अच्छा हुआ, थोड़ा नहीं आया तो फिर घुमा दिया पीछे, फिर घुमा दिया पीछे, तो ये मज़ा नहीं आता है। आप लोग एक ही बार में कोशिश करो ना कि चीज़ें समझ में आ जाए। नहीं आ रहा तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार में नहीं आया थोड़ा पीछे रिवर्स कर दो, समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। देखो ये तो एसआर श्रेणी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में फायदा कैसे उठाया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। लेंगराज मीन वैल्यू थ्योरम से इस अंतराल में इस फलन के लिए सी का मान क्या होगा। एक बात बताओ, ऑप्शन में सारे रिजल्ट न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली थ्योरम तो एप्लीकेबल रही होगी। थ्योरम के लिए तो लपड़ा ही नहीं है ना जांच करने के लिए, डायरेक्ट सी का मान निकालो। तो स्टूडेंट डायरेक्ट सी का मान कैसे निकालते हैं, एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो एफ डे सी तो क्या हो जाएगा 6c और प्लस का 5, एफ 3 निकालोगे ना 27 प्लस 15 प्लस 7 और माइनस का F1 यानी 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर। तो 6c प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा, देखो 17 34 49 में से कितना जाएगा 8, तो कितना हो गया ना, गड़बड़ नहीं हो जाएगी कैलकुलेशन में, 49 और उसमें से लेस करवाना 12 और 15 तो 34 में से भाग दोगे ना तो ये 17 आ जाएगा। क्लियर। तो 6c इक्वल्स टू आ जाएगा 12 और c का मान आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर है। बस डायरेक्ट हमें निकालना था, क्यों संतता उकलने के लिए टाइम वेस्ट करिए जब ऑप्शन ने ऐसा कोई दिया ही नहीं विचार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें रोल थ्योरम की जांच करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी में पूछा गया है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, रोल थ्योरम की जांच करनी है। एफ एक्स इक्वल्स टू देर का 10x। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि 10x जो है वो संतत है या नहीं है, तो स्टूडेंट 10x क्या इन पॉइंट में से है, तो इन पॉइंट में से नहीं दिख रहा है, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलनों में केवल 2 को ही शामिल किया गया है, साइन और कोस को। 10x के बारे में क्योंकि इसके रिजल्ट कभी कभी अनंत हो सकते हैं, तो वो अनंत वाले बिंदु भी हमें देखने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो हमें fx दे रखा है 10x, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इन पॉइंट में से नहीं है उनकी जांच इस नोट से की जाती है। नोट क्या कहता है कि अगर मान लो दिया गया फलन पहले दूसरे तीसरे में से नहीं हो तो आपको जांच कैसे करनी है, दिए गए फलन में इस अंतराल में से कोई ऐसा मान रखो जो इसको अनंत बना दे। तो अगर बन जाता है तो ठीक। तो स्टूडेंट बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखो 8x इक्वल्स टू π/2, fx की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो किसके बराबर आ जाएगी, अनंत के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और ये π/2 अपने इसमें बिलोंग भी कर रहा है। एंड x इक्वल्स टू π/2 बिलोंग्स टू 0 to π, इम्प्लाइज दैट संतत नहीं है, असंतत है। और असंतत है तो फिर थ्योरम जो है स्टूडेंट नॉट एप्लीकेबल है, थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे। अब मैं देखो ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं संततता की बात करता हूं। दिया गया फलन जो स्टूडेंट वो किस प्रकार का है, log ऑफ x² प्लस AB अपॉन में x इंटू a प्लस बी। x पॉजिटिव है ऐसा भी इसमें गिवन है, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो ये फलन संतत है या नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि log x, अगर इसमें x यानी ये जो x होता है ना, ये पार्ट अगर धनात्मक होता है तो इसको हमेशा ही क्या कहा जाता है, संतत कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये AB जो अंतराल है, देखो x² धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो स्टूडेंट, हमारे धनात्मक हो गया। और धनात्मक रिजल्ट अगर है तो ये हमेशा ही क्या होगा स्टूडेंट, संतत होगा। तो log भी हमेशा क्या होता है, संतत ही होता है भाई, क्योंकि हमेशा ही धनात्मक ही होगा। आप लोग तो केवल इतना दिमाग लगाओ कि log, अगर log x आपको दिखता है ना, log टाइप का फलन, उसको हमेशा ही संतत की कैटेगरी में मान लिया करो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log हमेशा क्या होगा, संतत होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं बात करता हूं अवकलनीयता की। अवकलनीयता की जांच हम कैसे करेंगे देखना। अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें अवकलन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, दिए गए फलन का अवकलन कर लेता हूं। देखो
तो अगर मैं अवकलन करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा हमें इसको ऐसे स्प्लिट कर लेना चाहिए। ये जो एफ एक्स है स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस में log एक्स इंटू ए प्लस बी। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस में x इंटू ए प्लस बी और इसका क्या हो जाएगा हमारे a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये a प्लस बी से तो a प्लस बी कट जाएगा और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस में 1 अपॉन में x आ गया। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये फलन जो है में सही अवकलनीय है या नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये अनंत बन सकता है क्या भाई। अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं, दिए गए फलन का अवकलन करते हैं और अवकलन में खुले अंतराल में से ऐसा कोई मान रखते हैं जो उसको क्या बना दे, अनंत बना दे। तो स्टूडेंट इसके बारे में सोचो, ये अनंत कब बनेगा, तो ये केवल और केवल x बराबर 0 पर ही अनंत बन सकता है और x बराबर 0 यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 हमें गिवन। तो स्टूडेंट जब गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब दिए गए फलन एफ डैश एक्स को इस अंतराल में अनंत बना पाना संभव नहीं है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 8x इक्वल्स टू 0 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अतः ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अतः अवकलनीय है, अतः अवकलनीय है। और अगर अवकलनीय है तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी बी निकालेंगे। तो तीसरी कंडीशन की मैं जांच कर लेता हूँ, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एफ ऑफ ए निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो एफ ऑफ ए यह आ जाएगा स्टूडेंट log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में a इंटू ए प्लस बी। तो ये log 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे कट जाएगा। देखो ना, ये भी a स्क्वायर प्लस ए बी हो गया तो log 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। एफ ऑफ बी अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में b इंटू ए प्लस बी। अगेन देखो ये बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर से log 1 बन जाएगा और log 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, एफ ऑफ बी आ गया। तो तीनों ही कंडीशन होल्ड हो गई। तो रोल थ्योरम जो है स्टूडेंट यहाँ पर लागू है, रोल थ्योरम लागू है। और अगर रोल थ्योरम लागू है तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, सी पॉइंट निकालेंगे। अतः सी के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 से रोल थ्योरम से सी का मान ऐसे निकालते हैं। तो एफ डैश सी अपने पास ये लिखा हो, देखो एफ डैश एक्स में एक्स की जगह सी पुट कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2c स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 1/c आ जाएगा ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2c स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो c का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए बी, क्योंकि अपने पास अंतराल प्लस का है। तो स्टूडेंट यहाँ पर c का मान भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए बी और विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये अपना आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट ये वाला। और रोल थ्योरम और लेंगराज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग इसके नोट्स जो है स्टूडेंट मेंटेन करें। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट यहाँ पर जो यूजेज ऑफ डेरिवेटिव में अभी अपने अभिलंब और स्पर्श रेखा जो कॉन्सेप्ट, अभिलंब और स्पर्श रेखा का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो हम लेने वाले हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।